आज इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा हाई स्कूल टीचर बैच के सिलेबस से संबंधित एक टॉपिक है। पिछली दफ़ा के वीडियो में आप सबों ने हाई स्कूल शिक्षक जो कि जेएसएससी झारखंड के द्वारा आयोजित होती है के बारे में देखा था। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट 1 में इंडियन राइटिंग, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग। ये 50 मार्क्स का है। पिछली वीडियो में मैंने ये सारी चर्चाएं मैंने किया था कि आपको जो है सो इंडियन राइटिंग से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और चूंकि अब ये परीक्षा एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हर प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। अब यहाँ चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बड़े पैमाने पे बनाना या लिखना या वीडियो में बनाकर देना हमेशा के लिए संभव थोड़ा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं सब्जेक्टिव में चर्चा करूंगा और उसी में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आप थॉरोली पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग में जो है ये ज़्यादा देर तक टिकेगा और आप आसानी से समझते हुए प्रश्न को अपने दिमाग में बैठा पाएंगे। यदि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन दूंगा तो उससे क्या परेशानी होगी कि वो कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए दिमाग में आपका रहेगा, याद हो जाएगा, लेकिन उसमें आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर आपके दिमाग में पूरा ये लगेगा कि भूलने की समस्या आ रही है या फिर प्रश्न में उत्तर देते वक्त गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यहाँ चलते हैं हिस्ट्री एंड एन ओवरव्यू। कहते हैं कि द बिगिनिंग ऑफ इंडियन लिटरेचर, कि भारत में इंडियन लिटरेचर जो इंग्लिश में कब शुरू हुआ था। एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, इसका जो एप्रोप्रिएट टाइम है वो 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कहा जा सकता है। बाय विच टाइम English education was more or less firmly established in the 3 major centers of British power in India। तो क्या भारत में जब अंग्रेजी से संबंधित साहित्य के बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो क्या भारत के तमाम शहरों में या नगरों में ये व्यवस्था उस वक्त हो गई थी? जी नहीं। उस वक्त अंग्रेजी शिक्षा कुछ महत्वपूर्ण शहरों तक ही सीमित थी। उसमें से प्रमुख शहर थे, कुछ मेजर जो सेंटर थे वो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे। ये तीनों एक प्रमुख केंद्र थे अंग्रेजी शिक्षा के, ये मेजर सेंटर्स थे अंग्रेजों के शासनकाल में। राजा राम मोहन रॉय, जिनका जन्म 1774 में और मृत्यु 1833 में होती है, उस बीच उस कालखंड में ये थे। इन्होंने एक सामाजिक रिफॉर्मिस्ट के रूप में काम किया, एक समाज को बदलने के दिशा में इन्होंने काम किया। हु फॉट फॉर विडो रीमैरिज, इन्होंने विधवा विवाह की प्रथा का जो है सो चलन का वकालत किया। एंड वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन, और औरतों को भी मताधिकार का प्रयोग करने का हक मिले, इसकी भी उन्होंने चर्चा की। वॉज द पायनियर, ये एक अग्रणीय सामाजिक नेता थे, समाज सुधारक थे। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि राजा राम मोहन रॉय भारतीय इतिहास में वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की वकालत की और उन्होंने विधवा विवाह के बारे में चर्चा की। उसके बाद जाकर महिलाओं को मतदान का अधिकार से संबंधित चर्चा उन्होंने किया और वो इंडियन इंग्लिश राइटिंग, अंग्रेजी में जो लिखा जाना था वो साहित्य, उसके वो अग्रदूत बने। रॉय इंसिस्टेड दैट फॉर इंडिया टू बी इंक्लूडेड अमंग द वर्ल्ड्स नेशंस, उनकी चाहत थी, राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि भारत भी विश्व के उन देशों में शामिल हो जाए जहां अंग्रेजी की पढ़ाई अच्छे ढंग से करवाई जा सके ताकि पश्चिमी देशों की जो चीज़ें थी, खासकर विज्ञान में जो पश्चिमी देशों ने तरक्की किया था, उसको भारत में भी
लागू किया जा सके। ही देयरफॉर, अभी मैं बात कर रहा था राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ही देयरफॉर कैंपेन फॉर साइंटिफिक एजुकेशन इन इंडिया थ्रू द इंग्लिश मीडियम। तो राजा राम मोहन रॉय ने वकालत की अंग्रेजी शिक्षा की। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिक एजुकेशन लाना चाहते थे और विज्ञान की शिक्षा उस वक्त भारत में तभी संभव हो पाती जब अंग्रेजी माध्यम में ये शिक्षा दी जाती। अब आगे देखेंगे, राजा राम मोहन रॉय वॉज फॉलोड इन द अर्ली 19th सेंचुरी इन बंगाल बाय द पोएट्स हेनरी डेरोजियो एंड माइकल मधुसूदन दत्त। तो सबसे पहले मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि चूंकि आप हाई स्कूल शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसमें से आपको छांटना है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाना है। ऐसे मैं यहाँ आपको बार बार बता दे रहा हूँ कि अगर ये प्रश्न आ जाए कि अंग्रेजी शिक्षा की सबसे पहले वकालत भारत में किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की। उसके बाद साइंटिफिक एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम में लाने की वकालत किसने की, तो राजा राम मोहन रॉय ने की। राजा राम मोहन रॉय के जस्ट बाद कौन कौन इंडियन इंग्लिश राइटर्स हुए, तो हेनरी डेरोजियो आए, माइकल मधुसूदन दत्त आए। उसके बाद दत्त स्टार्टेड आउट राइटिंग एपिक वर्स इन इंग्लिश, कि दत्त ने एपिक वर्स को लिखना किस में शुरू किया, इंग्लिश में शुरू किया। तो इन सब बातों को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद बट रिटर्न टू हिज नेटिव बंगाली लेटर इन लाइफ, शुरुआत तो उन्होंने किस में किया, इंग्लिश में लिखना शुरू किया दत्त ने, माइकल मधुसूदन दत्त ने, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, अपना जो नेटिव, अपना जो ओरिजिनल पैतृक जो चीजें थी उसमें वापस वो लौट आए, वो बंगाली भाषा में फिर लिखने लगे। द पोएम्स ऑफ तोरू दत्त 1855 से 1876, ये चीजें भी आपको याद रखनी है। जन्म और मरण का समय किस पीरियड के बीच में ये रहे। तोरू दत्त हु डाइड एट अ टेंडर एज ऑफ 21, तोरू दत्त की मृत्यु मात्र 21 वर्ष की उम्र में हुई थी, बहुत कम उम्र में। एंड द नॉवेल राजमोहन वाइफ, ये देखिए अब इसमें है कि राजमोहन वाइफ किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। राजमोहन वाइफ रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी हैव रिसीव्ड एकेडमिक एक्सेप्टेंस एज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में इनको जो है सो एक एक्सेप्टेंस मिला, स्वीकार्यता इनकी बड़ी रही। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश में अपना लिखना इन्होंने जारी रखा। तोरू दत्त नॉट कंपोज्ड पोएट्री, तोरू दत्त कोई पोएट्री अंग्रेजी में इन्होंने नहीं लिखा, बट मोर इंटरेस्टिंगली इन्होंने क्या किया कि फ्रेंच पोएट्री को ही इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, फ्रेंच पोएट्री को इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश की। हर बेस्ट वर्क्स इंक्लूड एंशिएंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, और उनका एंशिएंट बैलेड और लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान मतलब उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण लोगों के बारे में लिखा है अपने ये राइटिंग्स में। However, the most famous literary figure of this era was रविंद्रनाथ टैगोर, कि इस दौर के अगर महत्वपूर्ण चेहरे की बात की जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, और उनका जो पीरियड था 1861 से 1941 के बीच था। इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, ये आप सबको मालूम ही होगा। ही ऑन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल पुरस्कार, और ये नोबेल पुरस्कार इनको 1913 में मिला था। और किस वर्क के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी बांग्ला भाषा में, गीतांजलि के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। तो ये आपको इंडियन राइटिंग में इसी तरह का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इसी तरह का कंसेप्ट बनाकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, आपका दिमाग मैसअप हो जाएगा। और वहाँ प्रश्न चूँकि परीक्षा में बहुत दबाव भी रहता है परीक्षार्थियों के ऊपर, तो क्या है कि आपको कम समय में बहुत ही सटीक आंसर मारना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ताकि आपकी सफलता हो सके। और आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पुनः इंडियन राइटिंग को लेकर मैं आगे बताऊँगा, और
इतना बता देने मात्र से ये नहीं है कि आपका सारा प्रश्न कवर हो जाएगा, ये मैं दावा नहीं करता हूँ, लेकिन तरीका पढ़ने का बस यही है, आप शुरुआत करें और सिस्टम से इसी तरह बढ़ते चले जाएं और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब को भी आप पढ़ना जारी रखें और उसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को निकाल कर बनाते रहें। जी धन्यवाद।